नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। मैं हूं सीमा शर्मा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता। इससे पहले पाषाण काल हम कंप्लीट कर चुके हैं और साथ ही ताम्र पाषाणिक जो सभ्यता है उसके बारे में भी हम विस्तार से पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम सिंधु घाटी सभ्यता को विस्तार से देखेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जो वीडियो है इसे शेयर ज़रूर करें। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु नदी के आसपास बसे होने के कारण ही सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता कहा जाता है। साथ ही इसे हड़प्पा सभ्यता तथा हड़प्पियन सभ्यता आदि नामों से भी जाना जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ बसी थी? सिंधु नदी के आसपास। ठीक है, नेक्स्ट है, कई विद्वानों का मत है कि सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता पुकारना ज्यादा उचित है क्योंकि हड़प्पा इस सभ्यता का प्रमुख केंद्र है। तो कुछ का मत ये भी है कि हड़प्पा की खोज सबसे पहले की गई, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता जो है कहा जाए। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता को अंग्रेजी भाषा में इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता अपने समय की सबसे आधुनिक और सुविकसित सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग बहुत ही सुनियोजित और सुविकसित कस्बों एवं नगरों में रहा करते थे। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन। और ये अपने समय की आधुनिक और सुविकसित सभ्यता थी। नेक्स्ट है, जहाँ बड़े बड़े भवन, सभागार, स्नानागार, कारागार, कच्ची व पक्की ईंटों से बने घर, चौड़ी सड़कें आदि स्थित थे। साथ ही अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो इस सभ्यता के लोग हथियारों, आभूषणों, मूर्तियों और बर्तनों का निर्माण करना जानते थे। इनके निर्माण में तांबे, चांदी और कांसे का प्रयोग किया जाता था। किसके निर्माण में? जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हथियार, आभूषण, मूर्तियां, बर्तन का निर्माण करते थे, उनमें तांबे, चांदी और कांसे का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता की बात करें, इसका काल निर्धारण देखें तो एच हेरास जो है ये नक्षत्रीय आधार पर 6000 ईसा पूर्व बताते हैं। इस सभ्यता का जो है काल निर्धारण करते हैं। माधु स्वरूप वत्स की बात करें तो 3500 से 2700 ईसा पूर्व मानते हैं। जॉन मार्शल की बात करें तो 3250 से 2750 ईसा पूर्व जॉन मार्शल हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण करते हैं। उसके बाद अर्नेस्ट मैके की बात करें तो ये हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण 2800 से 2500 ईसा पूर्व मानते हैं। मार्टिमर व्हीलर की बात करें तो ये 2500 से 1500 ईसा पूर्व मानते हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण है, जो मान्य है, वो है रेडियो कार्बन पद्धति। उनके अनुसार 2350 से 1750 ईसा पूर्व में जो हड़प्पा सभ्यता इसका काल निर्धारण है। नेक्स्ट चलेंगे, सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल देखते हैं। तो प्रमुख स्थल जो है उनमें चनहुद्रो आ जाता है। इसकी खोज 1931 में NG मजूमदार द्वारा की गई, जिसे पुरातत्वविद मैके ने वर्ष 1935 में आगे बढ़ाया। ये स्थल सिंध पाकिस्तान में स्थित है। तो चनहुद्रो जो है उसकी खोज कब हुई? 1931 में। किसके द्वारा? मजूमदार के द्वारा। बाद में इस खोज को आगे बढ़ाया मैके ने 1935 में। और चनहुद्रो जो है ये सिंध पाकिस्तान में स्थित है। चनहुद्रो में जो विशेष चीज़ें हैं, विशेष जो साक्ष्य मिला है वो है, एक तो वर्गाकार ईंटें, जो सिर्फ और सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता के इसी चनहुद्रो से ही वर्गाकार ईंटें मिली हैं, एकमात्र स्थल है। ठीक है, उसके अलावा बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य मिला है। सजने संवरने के लिए लिपस्टिक का प्रयोग किया जाता था। मनके का कारखाना आदि प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो। इसकी खुदाई वर्ष 1922 में राखलादास बनर्जी द्वारा करवाई गई। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। यह सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है और ये सिंध पाकिस्तान के लरकाना जिले में मौजूद है। तो मोहनजोदड़ो की खुदाई कब की गई? 1922 में। किसके द्वारा? राखलादास बनर्जी के द्वारा। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। और ये सिंधु नदी के किनारे बसा है। सिंध पाकिस्तान के लरकाना जिले में ये मौजूद है। अगर हम मोहनजोदड़ो की बात करें तो यहाँ से सूती कपड़े के अंश मिले हैं।
महास्नानागार प्राप्त हुआ है, पुरोहितों के आवास, सभागार, कांसे से बनी नर्तकी की नगन मूर्ति जो आपको दिखाई दे रही है, तांबे का ढेर, पशुपति शिव का साक्ष्य, घोड़े के दांत, सेलखड़ी से बना बाट, चिमनी, साधु की मूर्ति आदि। तो ये मुख्य जो है साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। चलिए आगे बढ़ते हैं। कालीबंगा, इसकी खुदाई वर्ष 1953 में अमलानंद घोष द्वारा और बी के थापर द्वारा 1960 में करवाई गई। तो कालीबंगा की खोज जो है 1953 में जो है खुदाई की गई अमलानंद घोष द्वारा और 1960 में बी के थापर द्वारा। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, ठीक है। और ये स्थल पहले तो गंगानगर जिले के अंतर्गत आता था और अब हनुमानगढ़ जिले के अंतर्गत आता है। घग्गर नदी के तट पर स्थित है। अगर यहाँ से प्राप्त साक्ष्य की बात करें तो कच्ची ईंटें, अलंकृत ईंटें, बेलनाकार मोहरें जो मेसोपोटामिया जैसी हैं, खेती के साक्ष्य, जुते हुए खेत जहाँ कालीबंगा से दूर सरसों की फसल और नज़दीक पर चने की फसल बोई जाती थी, लकड़ी की बने पाइप आदि प्राप्त हुए हैं। तो कालीबंगा की खोज 1953 में अमलानंद घोष द्वारा, फिर बी के थापर द्वारा इसकी खुदाई 1960 में। अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ और ये घग्गर नदी के तट पर हनुमानगढ़ के पास स्थित है। प्राप्त साक्ष्य की बात करें तो कच्ची ईंटें, अलंकृत ईंटें, बेलनाकार मोहरें, खेती के साक्ष्य में जुते हुए खेत और सरसों की फसल और चने की फसल बोई जाती थी, लकड़ी के बने पाइप मिले हैं। हड़प्पा, इसकी खुदाई वर्ष 1921 में दयाराम साहनी और सहायक माधो स्वरूप वत्स द्वारा करवाई गई। ये पंजाब के मांटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा में प्राप्त जो साक्ष्य हैं वो है मोहरें, कब्रिस्तान, मछुआरे का चित्र, अंकित बर्तन, मछुआरे का चित्र से अंकित बर्तन, बालू पत्थर की बनी 2 मूर्तियाँ, धोती पहने एक मूर्ति, कांसे का सिक्का, शंख से बना बैल, अनाज भंडारण के कमरे जहाँ से जौ और गेहूँ प्राप्त हुए हैं, कतार में बने श्रमिक आवास आदि। ठीक है। तो हड़प्पा की खुदाई कब हुई? 1921 में। किसके द्वारा? दयाराम साहनी और सहायक माधो स्वरूप वत्स द्वारा। कहाँ पर स्थित है हड़प्पा? पंजाब के मांटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर। क्या कुछ प्राप्त हुआ है? मोहरें प्राप्त हुई हैं, कब्रिस्तान मिला है, मछुआरे का चित्र अंकित बर्तन मिला है, बालू पत्थर की 2 बनी मूर्तियाँ, धोती पहने एक मूर्ति, कांसे का सिक्का, शंख से बना बैल, अनाज भंडारण के कमरे जहाँ से जौ और गेहूं प्राप्त हुए हैं और कतार में बने श्रमिक आवास आदि। नेक्स्ट बात करेंगे बनवाली की। तो बनवाली की खोज वर्ष 1973 में RS बिष्ट द्वारा करवाई गई। ये स्थल हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। बनवाली कहाँ स्थित है? हरियाणा के हिसार जिले में 1973 में खुदाई की गई RS बिष्ट द्वारा। प्राप्त साक्ष्य की बात करें तो तांबे का बना बाणाग्र और कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है, हल की आकृति का खिलौना मिला है, पत्थर व ईंट के मकान, उन्नत किस्म की जौ, सड़कों पर बैलगाड़ी के निशान आदि मिले हैं। नेक्स्ट देखेंगे लोथल। खोज हुई 1957 में रंगनाथ राव द्वारा। गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है लोथल। प्राप्त साक्ष्य की बात करें तो अग्नि वेदिका, पक्की मिट्टी से बना नाव का नमूना, जहाज बनाने का स्थल, चावल के दाने, फारस की मुहर, हाथीदांत का स्केल, घोड़े की लघु मरण मूर्ति, मम्मी की आकृति, चक्की, चलाक लोमड़ी की कहानी के सबूत प्राप्त हुए हैं। तो खोज कब हुई लोथल की? 1957 में। किसके द्वारा? रंगनाथ राव द्वारा। कहाँ पर स्थित है? भोगवा नदी के तट पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आलमगीरपुर की बात करें तो इसकी खुदाई वर्ष 1958 में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा की गई। देखिए आलमगीरपुर, रोपड़, दोनों की खुदाई किसने की है? यज्ञदत्त शर्मा ने। रोपड़ की खुदाई पहले हुई है 1953 में और आलमगीरपुर की खुदाई बाद में हुई है 1958 में। ये जो आलमगीरपुर है ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के पास तट पर स्थित है। ठीक है। और बात करें रोपड़ की तो ये पंजाब राज्य में सतलुज नदी के तट पर स्थित है।
यहाँ से प्राप्त साक्ष्य की बात करें तो तांबे की कुल्हाड़ी, आदमी और कुत्ते की एक कब्रगाह आदि प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है सुरकोटड़ा, खुदाई हुई 1964 में जगपति जोशी द्वारा। ये जो स्थल है सुरकोटड़ा, गुजरात राज्य के कच्छ नामक जगह पर स्थित है। सुरकोटड़ा से घोड़े की हड्डियां, अनूठी प्रकार की कब्रगाह मिली है। देखिए जो एग्जाम में महत्वपूर्ण साक्ष्य पूछे गए हैं वही मैंने लिए हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है प्लीज़ एक लाइक और शेयर ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसे लगी। सूतकांगे डोर की बात करें तो खुदाई 1927 में ओरियल स्टाइन द्वारा की गई और बलूचिस्तान में दाशक नदी के तट पर सूतकांगे डोर स्थित है। सूतकांगे डोर की बात करें तो यहाँ से मिट्टी की बनी चूड़ियाँ मिली हैं, राख से भरा बर्तन मिला है, तांबे की कुल्हाड़ी, मनुष्य की हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट बात करेंगे धोलावीरा की, तो खोज हुई थी 1967 में जगपति जोशी द्वारा और व्यापक खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा करवाई गई थी। गुजरात राज्य के कच्छ जिले में मानहर और मानसर नदी के बीच में धोलावीरा स्थित है। प्राप्त साक्ष्य की बात करें धोलावीरा से तो दुर्ग भाग और मध्य भाग के बीच में भव्य इमारत के अवशेष मिले हैं। देखिए ये जो धोलावीरा है ये 3 पार्ट में डिवाइड था, दुर्ग भाग, मध्य भाग और नीचे का भाग, ठीक है। तो यहाँ पर दुर्ग भाग और मध्य भाग के बीच में भव्य इमारत के अवशेष मिले हैं। चारों ओर दर्शकों के बैठने के लिए बनाई गई सीढ़ीनुमा संरचना मिली है और सूचना पट मिला है, यानी कि एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि एक प्रकार का स्टेडियम मिला है, ठीक है। विभिन्न प्रकार के जलाशय मिले हैं। अब बात करें भक्ति और पूजा अर्चना की, तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसके लोग जो है शिव की पूजा किरात शिकारी के रूप में करते थे, नर्तक के रूप में करते थे, धनुर्धर और नागधारी के स्वरूप में किया करते थे और मातृदेवी की पूजा करते थे, जो कि देवी के सौम्य और रुद्र रूप की पूजा, दोनों प्रकार की पूजा होती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की पूजा की जाती थी, एक मूर्ति मिली है जिसमें स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखाया गया है, अवश्य ही पृथ्वी का स्वरूप है। प्रजनन शक्ति यानी कि लिंग की पूजा, वृक्षों में पीपल और बबूल की पूजा, पशु में कुबड़ वाला सांड और वृषभ की पूजा, नाग और अग्नि की पूजा भी करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोथल में हाथीदांत से बना पैमाना प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से सेलखड़ी तथा सीप का बना बाट आदि माप तोल के यंत्र प्राप्त हुए हैं, जिससे माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप तोल की इकाई से चित परिचित थे। तो लोथल से क्या मिला है? हाथीदांत से बना पैमाना। मोहनजोदड़ो से मिला है सेलखड़ी और सीप का बना बाट। नेक्स्ट है, इस सभ्यता के लोग तांबे, सोना, चांदी, शीशा, टिन आदि धातुओं का प्रयोग करते थे, लेकिन ये लोग जो हैं आपके जो है जो आपका लोहा है उसके प्रयोग से परिचित नहीं थे, ठीक है। कुछ पुरातत्वविदों का मानना है कि पहली बार चांदी का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता में ही किया गया था। सबसे अधिक तांबे का प्रयोग जो है वो भी सिंधु घाटी सभ्यता में ही हुआ है। नेक्स्ट है, प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता के लोगों द्वारा परिवहन के लिए बैलगाड़ी और नाव का प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा और चन्हूदड़ो से कांसे की बैलगाड़ी जो है वो प्राप्त हुई है और बनवाली में सड़कों पर बने बैलगाड़ी के पहियों के निशान प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, लोथल से पक्की मिट्टी की नाव, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहरों में नाव के प्रयोग से ये प्रमाणित होता है कि जल मार्ग पर नाव या जहाज का प्रयोग किया जाता था, जिसका प्रमाण नदियों के किनारे बसे लोथल, रंगपुर, बालाकोट, सुतकाकोह आदि प्रमुख बंदरगाह नगर भी हैं। नेक्स्ट है,
सिंधु सभ्यता के पतन का कोई एक कारण नहीं है। इस सभ्यता के पतन के पीछे कई कारण माने जाते हैं, क्योंकि ये सभ्यता काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई थी। इसीलिए किसी एक कारण या आपदा से इसका ह्रास होना संभव नहीं है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए।